अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो लेक्चर है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के रिलेटेड है। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फेज सीक्वेंस क्या होता है। तो अगर आपको फेज सीक्वेंस समझ आ गया तो फिर आगे जाकर आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स में भी इशू नहीं होगा। तो सबसे पहले तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर या थ्री फेज इंडक्शन मोटर समझने से पहले तो आपको एक बेसिक्स से बेसिक्स पता होनी चाहिए। अगर हम डीसी वोल्टेज के एग्जांपल है और अगर हम एक डीसी वोल्टेज को अप्लाई करें एक वाइंडिंग के ऊपर तो वो वाइंडिंग एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है जिसके एक फिक्स्ड पोल्स होते हैं। ठीक है, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साइड पे साउथ पोल होगा, वो फिक्स्ड पोल्स होंगे। अगर हम डीसी की पोलैरिटी चेंज कर दें तो उन पोल्स की पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। तो अगर हम डीसी की पोलैरिटी कंटिन्यूसली चेंज करते रहें तो होगा क्या कि एक इंस्टेंट पे उसकी पोलैरिटी लेट्स सपोज पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे नॉर्थ पोल है तो वो अगले इंस्टेंट पे उसकी पोलैरिटी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे फिर नॉर्थ पोल आ जाएगी। पोल एक्स एक्सिस से पोल शिफ्ट होके नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अल्टरनेटिंग जनरेट होगी। यानी कि पहले मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट नॉर्थ पोल की तरफ था, अब वो मैग्नेटिक फील्ड पहले जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट कर रही थी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, अब वो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट आउट कर रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड आउटफ्लो करती है और साउथ पोल की तरफ रिटर्न होती है। तो जब हम डीसी की बात करें तो अगर हम पोलैरिटी कंटिन्यूसली चेंज नहीं करते, अगर हम पोलैरिटी को फिक्स कर दें तो हमारे पास एक फिक्स्ड पोल्स जनरेट होंगे और एक फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, और इसकी बजाय अगर हम एसी की बात करें तो एसी में हमारे पास क्या होता है कि पहले एक पॉजिटिव साइकिल आएगा और फिर एक नेगेटिव साइकिल आएगा। तो उससे होगा क्या कि पहले आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है तो अगले ही साइकिल में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी चेंज होके नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक साइन वेव है, तो इस साइन वेव में जहाँ पे आपके पास वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, और यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव एक्सिस की तरफ है। ठीक है, या इस केस में अगर हम वाई एक्सिस ले रहे हैं तो अभी कोई हर्ज नहीं। अब इसको थोड़ा और सिंपल बनाने के लिए इस तरह से एज्यूम कर लें कि ये वाली आपके पास साइन वोल्टेज थी और इस तरह ये वाली आपके पास डीसी वोल्टेज है। लेट्स सपोज इसको मैं वी ऑफ टी कह देता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड ये कांस्टेंट है। ठीक है, और दूसरी ये साइनोसाइडल वोल्टेज है, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड चेंज हो रही है। हम इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स की हम इन दोनों वोल्टेजेस की मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। अगर तो हमारे पास ये फिक्स्ड डीसी वोल्टेज है, इसके केस में तो आपके पास फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी लेट्स सपोज पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, या फिर अगर आप इसको वाई एक्सिस में कर दो तभी कोई हर्ज नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसको मैं ये फेजर है बेसिकली उसका, इसको मैं वी ए कह देता हूँ और इसका एंगल क्या है 0 डिग्री। और अगर मैं इसकी पोलैरिटी चेंज करूंगा तो मुझे वोल्टेज का ग्राफ नेगेटिव डायरेक्शन में मिलेगा, तो फिर ये पॉइंट आउट करेगी नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ। तो इसको मैं वी ए बार कह देता हूँ। ठीक है, इससे भी ज़्यादा अच्छी रिप्रेजेंटेशन इसकी यूं की जा सकती है कि आप इसको चूंकि हम वाई एक्सिस पे वोल्टेज ले रहे हैं तो आप इसकी रिप्रेजेंटेशन भी मैग्नेटिक फील्ड की वाई एक्सिस में ही करें। तो या तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी या फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। अगर आप इसके पोल्स रिवर्स कर दें तो यहाँ पे पॉजिटिव डीसी है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ऑफ डीसी है, तो ये वी ए डी सी की वैल्यू यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिल रही है और यहाँ पे वी ए डी सी की वैल्यू आपके पास नेगेटिव मिल रही है मैग्नेटिक फील्ड का फेजर। तो अगर हम इसको रेफरेंस ले रहे हैं 0 डिग्री इसको मानेंगे तो इसका ऑपोजिट बिल्कुल ये 180 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो डीसी का केस है। हमने डिस्कस करना है एसी का केस। एसी की केस में भी सिंगल फेज एसी के केस में तकरीबन यही सिचुएशन बन जाती है। अगर हम
सॉरी मैंने कुछ गलत ड्रा कर दिया। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि सिंगल फेज एसी के केस में आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे देखनी है, उसका फेजर कैसे ड्रा करना है। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है। ये वाली ऊपर इसके पॉजिटिव पीक है, नीचे इसके नेगेटिव पीक है। आपने क्या करना है कि इस वेवफॉर्म का प्रोजेक्शन देखना है। लेट्स सपोज प्रोजेक्शन के लिए मैं यहाँ पर एक और एक्सिस बना लेता हूँ। तो जब आप इसका प्रोजेक्शन बना रहे हैं, तो जब ये वाली साइनोसॉइडल की वैल्यू 0 से लेके मैक्सिमम पॉजिटिव पीक तक जा रही है, तो आपको यहाँ पर इसके प्रोजेक्शन में क्या देखने को मिलेगा। प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए। प्रोजेक्शन में आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी राइज कर रही है, पहले पॉजिटिव ऊपर जा रही है, ठीक है। फिर प्रोजेक्शन में आप क्या देखेंगे कि पॉजिटिव से वापस वो डिक्रीज करते करते वापस जीरो की तरफ जा रहा है। फिर इसी से नेगेटिव डायरेक्शन में आप प्रोजेक्शन जब देखेंगे तो राइज करते करते नेगेटिव पीक तक जाएगा, और वो प्रोजेक्शन फिर वापस डिक्रीज करते 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 वापस आपका जीरो की तरफ आएगा। तो ये प्रोजेक्शन क्या है आपका बेसिकली, प्रोजेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड का प्रोजेक्शन है। या तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में राइज करेगा, या फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन में राइज कर रहा होगा, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन में राइज करेगा जब वहाँ पर पॉजिटिव पीक होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में राइज करेगा जब वो नेगेटिव पीक आएगी। तो ये पॉजिटिव, या तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, या फिर वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ में होगा। अगर आप इसको एक्स एक्सिस पे लें तो या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा या फिर नेगेटिव। इस केस में वाई एक्सिस में है तो या तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में होगा या नेगेटिव वाई एक्सिस में होगा। इसका कोई कंपोनेंट हमारे पास यहाँ किसी और डायरेक्शन में नहीं है, ना ही वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, ना ही वो किसी और एंगल पर है। तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस टाइप की, इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमेशा करेगी जहाँ पे आपके पास सिंगल फेज एसी होगा। जहाँ पे आपके पास मोर देन वन फेज एसी होंगे, जब मोर देन वन फेज जहाँ पे अगर होगा वहाँ पे आपके पास पल्सेटिंग एसी नहीं होगी, वहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपके जनरेट होगी। जैसे मैं आपको अभी ये चीज एक्सप्लेन करता हूँ वीडियोस के साथ, एनिमेशंस के साथ। फॉर एग्जांपल ये जो एनिमेशन मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, इसमें वो बताना ये चाह रहा है कि आपके पास एक सिंगल फेज एसी है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेटिंग रोटेट कर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस के बीच में। ये आपके पास सिंगल फेज एसी है, ठीक है। इसके बाद वो मल्टीपल फेजेस भी ऐड करेगा और फिर आपको बताएगा। अच्छा, ये सिंगल फेज एसी था, ये भी अगेन सिंगल फेज एसी है, लेकिन ये सिंगल फेज एसी ये वाली जो सेकंड फेज की वाइंडिंग है ये 120 डिग्री मैकेनिकली इसको डिस्प्लेस किया हुआ। तो ये इसका जो फेज है वो मैकेनिकली विद रेफरेंस टू जीरो आपको 120 डिग्री फेज मिल रहा है। इसी तरह थर्ड फेज के अभी मैकेनिकली वो 240 डिग्री पर प्लेस्ड है वो वाइंडिंग, तो उसका फेज भी आपको 240 डिग्री पे मिल रहा है, ठीक है। तो जब आप इन तीनों फेजेस को मिलाएंगे तो इन तीनों फेजेस की मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्टेंट्स कुछ इस तरह, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से बनेगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड याद रहे ये फेज सीक्वेंस पे डिपेंड करेगा कि ये किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल अभी इस इंस्टेंट पे मैक्सिमम आपके पास ब्लू फेज अकर हो रहा है, और इसको दोबारा देखते हैं। फर्स्ट फेज आपका जीरो एक्सिस पर है, 0 डिग्रीज पर है, तो वो फेज आपका ब्लू फेज अकर हो रहा है। उसके बाद जो अकर हो रहा है ये ग्रीन फेज अकर हो रहा है, ये नेगेटिव पार्ट है बेसिकली, इसको 240 डिग्री पर होना है। सेकंड जो पॉजिटिव फेज अकर हो रहा है वो आपके पास रेड फेज अकर हो रहा है। रेड के बाद अगेन नेगेटिव ब्लू आएगा, नेगेटिव ब्लू के बाद अगेन जो थर्ड फेज अकर हो रहा है पॉजिटिव साइड पर वो है ग्रीन। तो आपके पास फेज सीक्वेंस क्या है, पहले ब्लू है, पॉजिटिव साइकिल्स हम देख रहे हैं। इसमें उसने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखाए हैं, तो हम पॉजिटिव खुद से मेजर कर रहे हैं।
तो पहले आपके पास सिर्फ और सिर्फ ब्लू है, ब्लू फेज occur हो रहा है, फिर रेड फेज occur हो रहा है और उसके बाद ग्रीन फेज occur हो रहा है। तो आर सॉरी ब्लू, रेड और ग्रीन, ये आपके पास फेज सीक्वेंस occur हो रहा है। और ये फेज सीक्वेंस अगर ए बी सी फेज सीक्वेंस वाली लॉजिक फॉलो करें तो हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर कर रहे हैं तो फेज सीक्वेंस ए बी सी बन रहा है। ठीक है, अब जब इन तीनों फेजेस की मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप रिजल्टेंट निकालेंगे, एक रिजल्टेंट वेक्टर, तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ये जो येलो लाइन वो दिखा रहा है, ये बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर है जो इन तीनों फील्ड्स को वेक्टर एडिशन करने के बाद आपको मिलेगा। जब हम तीनों फील्ड्स की वेक्टर एडिशन करेंगे तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरह का रोटेटिंग प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। जो मैंने डीसी के केस में आपको बताया था, डीसी के केस में वो हमेशा फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके पोल्स हमेशा फिक्स होते हैं। तो अगर आप उस फिक्स्ड पोल्स में कोई वाइंडिंग प्लेस करेंगे, फिक्स मैग्नेटिक फील्ड में कोई वाइंडिंग प्लेस करेंगे तो कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगी। इसी तरह अगर आप सिंगल फेज एसी की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अल्टरनेटिंग पोल्स होते हैं, तो जब उस अल्टरनेटिंग पोल्स में आप वाइंडिंग प्लेस करेंगे तो उसमें आपके पास अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में भी आपके पास वाइंडिंग प्लेस करेंगे तो उसमें वोल्टेज इंड्यूस होंगे। लेकिन अगर वो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर आप किसी मोटर को अप्लाई करेंगे तो मोटर में रोटेटिंग इफेक्ट पैदा नहीं होगा, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और जो थर्ड पे अगर जहाँ पे हमने थ्री फेज एसी की बात की है, इस थ्री फेज एसी में जब आप रिजल्टेंट निकालते हैं तो ये रोटेटिंग पैदा हो रहा है। अब ये रोटेटिंग पैदा हो रहा है इसका रिजल्टेंट, तो इसमें अगर आप कोई वाइंडिंग प्लेस करेंगे, जाहिर है चूंकि ये अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है इसमें भी, तो वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं। लेकिन अब ये मैग्नेटिक फील्ड जब आप किसी मोटर को प्रोवाइड करेंगे, एसी मोटर को, थ्री फेज एसी मोटर को, तो उसमें रोटेशन पैदा हो जाएगी। इस इसके ऊपर अभी हम डिस्कस करते हैं डिटेल से। जो सिंगल फेज एसी मोटर है, चूंकि उसके अंदर अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है जिसको हम पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड चूंकि रोटेटिंग नहीं है, आपने रो, रो, रोटेशनल मोशन क्रिएट करने के लिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का होना बहुत जरूरी है। तो जब तक रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं होगी तो रोटेशनल मोशन भी क्रिएट नहीं होगा। अगर आप इंडक्शन मोटर की या कंस्ट्रक्शन की कोई वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपके पास एक स्टेटर होता है और एक आपके पास रोटर होता है। जो स्टेटर है उसके अंदर आपकी वाइंडिंग्स होंगी और जो रोटर होगा उसके अंदर आपके पास वाइंडिंग्स नहीं होती, बेसिकली उसके अंदर आपके पास मेटल बार्स होती हैं। आप कंस्ट्रक्शन की वीडियो देख के उसमें आपको ज़्यादा डिटेल से समझ आ जाएगी। तो रोटर का मेन सप्लाई के साथ वापडा के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं स्टेटर वाइंडिंग में, तो जब स्टेटर में आप सिंगल फेज एसी अप्लाई करेंगे तो स्टेटर में तो अल्टरनेटिंग पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। वो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवाएगी, रोटर के अंदर वोल्टेज जनरेट करवाएगी। लेकिन रोटर के जो मेटल बार्स होती हैं उनको क्लोज शॉर्ट सर्किट करके एक क्लोज लूप बनाया हुआ होता है। तो जब उसके अंदर वोल्टेज जनरेट होगी और आप उस वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट करेंगे तो जाहिर है उसके लूप के अंदर भी करंट फ्लो होगा। जब रोटर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो रोटर की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब वो मैग्नेटिक फील्ड और स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों आपस में इंटरफेयर करेंगी। अब ये इंटरफेरेंस इस तरह से होगी कि स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड तो चूंकि अल्टरनेटिंग है, ये रोटर को पहले एक डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो रोटर एक डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव करेगा, लेकिन चूंकि फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि फौरन उसी मतलब बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में स्टेटर के पोल्स रिवर्स हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेगी। तो उससे क्या होगा कि रोटर के भी ऊपर वोल्टेज की पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है वो रिवर्स हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। अब इससे क्या होगा कि रोटर अब ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, रोटर थोड़ा सा ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस रोटेट करेगा तो इतनी देर में स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड अगेन पोल्स इंटरचेंज करके ओरिजिनल लोकेशन पे आ जाएंगे। तो रोटर वापस अगेन अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो सिंगल फेज एसी की कंडीशन में रोटेशन पैदा नहीं होगी, जो रोटर है वो अपनी जगह पे टू एंड फ्रू मोशन हल्की हल्की करता रहेगा, लेकिन वो कभी भी रोटेट नहीं होगा। उसको अगर आप हाथ से पकड़ के किसी एक डायरेक्शन में घुमा देंगे, एक्सटर्नल फोर्स को प्रोवाइड करेंगे,
तो जिस भी डायरेक्शन में आप उसको रोटेट करवाएंगे वो उस डायरेक्शन में रोटेशन करने लग जाएगा। ठीक है, तो सिंगल फेज एसी में ये मसला है कि आपके पास स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता, स्टार्टिंग टॉर्क आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। अब वो स्टार्टिंग टॉर्क आप कैसे प्रोवाइड करते हैं, इसके मल्टीपल मेथड जो हम आगे जाकर देखते हैं अभी। तो सिंगल फेज एसी के लिए आपने ये चीज याद रखनी है कि सिंगल फेज एसी में एक तो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, जिसकी वजह से आपके पास जो रोटर है वो अपनी जगह पे टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है। इसी वजह से आपके पास रोटर में हमिंग साउंड भी क्रिएट होती है। रोटर की जो आपकी मोटर की वाइंडिंग है वो हीटअप होती रहेंगी, क्योंकि जब तक रोटर रोटेट नहीं करेगा उसके अंदर मजीद आप आपको याद होगा ट्रांसफार्मर में भी हमने पढ़ा था एक्साइटेशन करंट। ठीक है, वो एक्साइटेशन करंट अगर जितना ज़्यादा होता जाएगा वाइंडिंग उतनी ज़्यादा हीटअप होती रहेगी। तो इसमें भी इसी तरह का काम होता है। जब तक बैक ईएमएफ जितना ज़्यादा नहीं होगा, अगर बैक ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो आपके स्टेटर में करंट फ्लो ज़्यादा होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है, आप मोटर को ट्रांसफार्मर की एग्जांपल के तरह समझ सकते हैं कि आपके पास एक स्टेटर पर वाइंडिंग है जो कि प्राइमरी वाइंडिंग है, और आपके पास एक रोटर पर वाइंडिंग है जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग है। आप प्राइमरी पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो सेकेंडरी पर वोल्टेज जनरेट होती है, लेकिन सेकेंडरी की वाइंडिंग के टर्मिनल्स आपने शॉर्ट किए हुए तो सेकेंडरी में करंट फ्लो अपना हो रहा है। तो जब सेकेंडरी में करंट फ्लो होगा तो एक सेकेंडरी की मैग्नेटिक फील्ड होगी जो कि रोटर की मैग्नेट जो कि स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रही होगी। अगर उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा अपोज कर सके, तो क्या होगा, स्टेटर में करंट फ्लो ज़्यादा होगा, वाइंडिंग हीटअप होने लग जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि रोटर अपनी स्पीड से घूमे, उसके अंदर इतना बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो। बैक ईएमएफ कहते हैं कि जब रोटर की वजह से स्टेटर में नेगेटिव वोल्टेज इंड्यूस हो, रिवर्स वोल्टेज इंड्यूस हो। तो जब वो इतना बैक ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं करवा सकेगा तो वाइंडिंग हीटअप होने लग जाएगी और वो वाइंडिंग डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए बैक ईएमएफ जनरेट करवाने के लिए रोटर का रोटेट करना जरूरी है। अच्छा, अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, और आपको एक एनिमेशन में एक और दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। ये उसने एक और एनिमेशन दिखाई, इसमें उसने फेस सीक्वेंस को रिवर्स कर दिया। पहले ए बी सी फेस सीक्वेंस था ना, अब इसने फेस सीक्वेंस को ए सी बी कर दिया। तो अब क्या होगा, रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स हो जाएगी। पहले वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, अब रिजल्टेंट वेक्टर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पॉजिटिव, ये इसने अब पॉजिटिव उसने उसने मेजर करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो, अगर हम रेड को पॉजिटिव यहाँ पर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो अकर हो रहा है वो ग्रीन अकर हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट अकर हो रहा है वो येलो अकर हो रहा है। पहले रेड अकर हो रहा है, फिर ग्रीन अकर हो रहा है और फिर येलो अकर हो रहा है। लेकिन अगर हम ग्राफ में देखें तो फेज नंबर 2 पे रेड है, फेज नंबर 1 पे ग्रीन है, और फेज नंबर इसको 3 होना चाहिए था। चलें छोड़ें, ये बस नंबरिंग को छोड़े, उसमें कुछ इसमें मिस्टेक लग रही है। पहले रेड फेज अकर हो रहा है, फिर उसके बाद येलो फेज अकर हो रहा है, और फिर उसके बाद थर्ड पे ग्रीन फेज आ रहा है। लेकिन जो उसने मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स जनरेट किए उसने पहले रेड फेज दिखाया, फिर ग्रीन फेज दिखाया, और फिर येलो फेज दिखाया। मीन्स कि पहले फेज नंबर लेट सपोज पीक आ रही है 1 रेड के लिए, 2 सेकंड पीक वो ले रहा है ग्रीन को। हालांकि सेकंड पीक ग्राफ में जो दिखाया हुआ है वो सेकंड पीक किसकी है, येलो की है, लेकिन वो ग्रीन को ले रहा है। उसने फेज सीक्वेंस रिवर्स कर दी, 1 3 और 2 फेज सीक्वेंस उसने अप्लाई किया हुआ, तो उसका जो रोटेशन की मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज जनरेट हो रही है। अगर आपका फेज सीक्वेंस 1 2 3 होगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, और अगर 1 3 2 आपने कर दिया तो वो आपका क्लॉकवाइज जनरेट होने शुरू हो जाएगा फेज सीक्वेंस, जैसे कि इसके केस में हो रहा है। अच्छा, यहाँ तक तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आ गया। अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ समझ आ गई तो फिर आपको थ्री फेज इंडक्शन मोटर की
कोई इशू नहीं आएगा। अब ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, इनकी रिप्रेजेंट इनके पीछे दो थ्योरीज हैं इनको समझने के लिए। जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इसके लिए जो थ्योरी इस्तेमाल की जाती है वो है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। इसमें वो क्या कहता है कि pulsating magnetic field can be resolved into two rotating magnetic fields, each of into two rotating magnetic fields, each of equal magnitude but rotating in opposite direction। ठीक है, वो कह रहा है कि जो हमारे पास पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनली जो मैंने अभी आपको बताया वो क्या थी, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड थी और एक आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड थी। ठीक है, लेकिन ये थ्योरी क्या कहती है कि आप इस पॉजिटिव इस सिंगल मैग्नेटिक फील्ड को स्प्लिट कर सकते हैं दो मैग्नेटिक फील्ड में। तो यूं अज्यूम करें कि यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, तो फिर एक मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी और एक मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। एक टाइम आएगा कि जब 90 डिग्रीज पर आएंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जीरो कर देंगे। इसी तरह फिर जब वो बिल्कुल ऑपोजिट एंगल पर आएंगे, 180 पर दोनों आएंगे, तो दोनों की एडिशन हो जाएगी। इसके अलावा बाकी तमाम एंगल्स पर वो जीरो जीरो होंगे, उनके समेशन वेक्टर समेशन जीरो होगी। तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। ये है पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की थ्योरी। और जो क्रॉस फील्ड जो सेकंड थ्योरी है वो क्रॉस फील्ड थ्योरी है। इसमें वो क्या कहता है कि इन दिस थ्योरी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन कर रहा है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को वो दो चीजों में डिवाइड कर देता है, रोटर एंड स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड रोटर के ऊपर है, एक मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के ऊपर है। ये थ्योरी आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं नीचे डायग्राम्स पर जाता हूँ। बस इसका कहने का मकसद ये है कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो रोटर के ऊपर है और एक मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के ऊपर है, ये दोनों आपस में फेज एंगल पर है। ठीक है, इन दोनों के दरम्यान में 90 डिग्रीज का फेज एंगल है। इसको उसने ग्राफिकली फेजर्स के साथ भी रिप्रेजेंट किया है। इनिशियली जब मोटर स्टेशनरी है तो दोनों के एंगल के डिफरेंस जीरो है। फिर कुछ देर बाद जब मोटर के रोटेशन स्टार्ट हुई है तो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड लीड कर रही है रोटर की मैग्नेटिक फील्ड को बाय 30 डिग्री। ये क्यों होता है? ये फिजिकली जब आप प्रैक्टिकली ये इसी तरह से ही होता है, और जो रिजल्टेंट होता है वो आपको नेट इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। जो मैग्नेटिक फील्ड का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का नेट इफेक्ट आता है वो इन दोनों के रिजल्टेंट की वजह से आता है। ठीक है, ये इनका नेट आ गया। ठीक है, फिर ये स्टेटर, अब इसी तरह यहाँ पर स्टेटर और रोटर के बीच में 90 डिग्री का इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, और इस तरह यहाँ पर भी स्टेटर में और रोटर के बीच में 90 डिग्रीज का फर्क आ रहा है। और इसी तरह फिर यहाँ पर भी देख लें, स्टेटर और रोटर के बीच में 90 डिग्री का इफेक्ट आ रहा है, लेकिन जो नेट है वो हर पॉइंट पे आपको रोटेट होता हुआ नजर आएगा। नेट जो वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड का, ये हर पॉइंट पे आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये इसने 0 पॉइंट से स्टार्ट लिया था यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम में, और वापस उसने एंड 0 पॉइंट पर लिया, यानी कि 0 से 360 डिग्री इसने कंप्लीट रोटेशन लिया है। ये जस्ट एक थ्योरी है, इसकी प्रैक्टिकल अगर आप देखेंगे तो रोटर और स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का फर्क तो होता है, जिसकी वजह से रोटर हमेशा स्पीड में लैग करता है। स्पीड इसकी रोटर की कम होती है सिंक्रोनस स्पीड से। लेकिन ये है कि जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट आपने जो बेसिक याद रखना वो वही याद रखना जो मैंने आपको थ्री फेज की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की एनिमेशन दिखाई हैं, उससे अगर आप याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अभी जो मैंने बात की, रोटर हमेशा लैग करेगा। ये रोटर हमेशा किस चीज़ से लैग करेगा? मोटर्स के केस में हम एक फार्मूला डिफाइन करते हैं स्लिप का। स्लिप क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड या रोटर स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड किसको कहते हैं? सिंक्रोनस स्पीड बेसिकली हम कहते हैं जो स्टेटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही है। स्टेटर खुद तो स्टेशनरी है लेकिन उसकी मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही है। उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या है?
और इसी तरह रोटर इट सेल्फ रोटेट कर रहा है, तो रोटर की रोटेटिंग स्पीड क्या है? अब इन दोनों स्पीड्स का डिफरेंस निकालें तो आपको यहाँ से स्लिप मिल जाते हैं। तो ये स्लिप हमेशा, अब चूंकि रोटर हमेशा स्पीड में लैग कर रहा होगा, रोटर की स्पीड हमेशा कम होगी मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से, तो स्लिप आपको हमेशा इंडक्शन मोटर के केस में 0 और 1 के बीच में देखने को मिलेगी। अगर आप सिंक्रोनस मोटर की तरफ जाएंगे तो सिंक्रोनस मोटर में आपके पास जो स्लिप है वो क्या हो जाएगी? स्लिप 0 हो जाएगी, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड इक्वल हो जाते हैं, तो न्यूमरेटर में टर्म 0 आ जाती है, ओवरऑल फ्रैक्शन 0 हो जाती है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस करनी है वो सिंगल फेज एसी के बारे में हमने बात करनी है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हमने सेल्फ स्टार्ट कैसे बनाना है। सिंगल फेज एसी मोटर में सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। थ्री फेज एसी में सेल्फ स्टार्टिंग होती है, और इंडक्शन थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर में भी सेल्फ स्टार्टिंग होती है, क्योंकि इन दोनों के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। जो थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर है वो स्टार्ट एज अ इंडक्शन मोटर लेती है, और फिर उसको सिंक्रोनस मोटर में कन्वर्ट किया जाता है। खैर, अभी हम बात करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की। तो सबसे जो पहला मेथड है वो क्या है? स्प्लिट फेज वाइंडिंग इंडक्शन मोटर। सेकंड मेथड है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। थर्ड मेथड है परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। और फोर्थ मेथड है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। इन चारों के मैं कंपैरिजन नीचे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो सबसे पहले तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है। स्प्लिट फेज वाइंडिंग में इसमें आप क्या करते हैं कि एक आपके पास मेन वाइंडिंग है, इसके साथ आप कनेक्ट करते हैं एक एक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है। अब मेन वाइंडिंग तो एक सिंगल वाइंडिंग है जिसमें अल्टरनेटिंग फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन जब आप इसके साथ एक एक्सिलरी वाइंडिंग कनेक्ट कर देते हैं, तो अब चूंकि इस एक्सिलरी वाइंडिंग में इम्पीडेंस मौजूद है, इसमें रिएक्टेंस मौजूद है, तो इसका करंट लैग कर रहा होगा, इसका करंट मेन वाइंडिंग के करंट से लैग कर रहा होगा। ये इसकी डिजाइनिंग इस तरह से की जाती है कि इम्पीडेंस रेशियोज में एक्सिलरी वाइंडिंग की इम्पीडेंस रेशियोज ग्रेटर होनी चाहिए मेन वाइंडिंग की इम्पीडेंस रेशियो। जब आप ये कंडीशन रखेंगे तो एक्सिलरी वाइंडिंग का, सॉरी मैंने शायद उल्टा बोल दिया, जो एक्सिलरी एक्सिलरी वाइंडिंग की जो इम्पीडेंस रेशियोज हैं वो ग्रेटर होनी चाहिए मेन वाइंडिंग की इम्पीडेंस रेशियो से। तो अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई रखेंगे तो आपका जो करंट है एक्सिलरी वाइंडिंग में वो लीड कर रहा होगा मेन वाइंडिंग के करंट से। ठीक है। इससे फायदा क्या होगा? अगर आपके पास मेन एक करंट फ्लो कर रहा है मेन वाइंडिंग में और एक करंट फ्लो कर रहा है एक्सिलरी वाइंडिंग में, और दोनों करंट्स के बीच में फेज एंगल मौजूद है, तो इससे रिजल्ट नेट इफेक्ट क्या आएगा? मोटर को ऐसे लगेगा कि ये इसके साथ दो फेजेस कनेक्टेड है। जब मल्टीपल फेजेस कनेक्टेड होंगे तो इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जनरेट हो जाएगा और ये मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अब ये जो एक्सिलरी वाइंडिंग है ये हमेशा कंटिन्यूसली कनेक्टेड नहीं रहती, इसके सीरीज में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया जाता है। इसका काम ये है कि जब मोटर अपनी नॉमिनल आरपीएम तक पहुंच जाएगी तो ये स्विच ओपन होकर इस वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करवा देगा। अब ये मोटर इसकी फेजर अगर हम देखें तो ये आपके पास इनपुट वोल्टेज है। इनपुट वोल्टेज के साथ आप का जो एक्सिलरी वाइंडिंग का करंट उसका फेजर, क्योंकि दोनों रिएक्टेंस में है तो लैगिंग में आएगा। ये मेन वाइंडिंग का फेजर आ रहा है। मेन वाइंडिंग से एक्सिलरी वाइंडिंग लीड कर रही है, और ये इनका नेट वेक्टर जो इनपुट करंट फ्लो कर रहा है पावर सप्लाई से, ये इनका नेट वेक्टर है। ठीक है। तो अब एक करंट आपके पास आई ए मौजूद है, एक करंट आपके पास आई एम मौजूद है, दोनों के दरमियान फेज एंगल मौजूद है। तो यूं लगेगा, ऐसे ही लगेगा मोटर को जैसे दो फेजेस कनेक्टेड हैं, तो रोटेटिंग इफेक्ट जनरेट हो जाएगा, और इन दोनों के दरमियान में एंगल का जो डिफरेंस होता है वो लेस देन 90 डिग्री होता है। इनका जो यूजेज है वो क्या होता है कि मॉडरेट स्टार्टिंग टॉर्क इनका मतलब मीन्स के बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स के लिए यूज़ नहीं की जाती। और दूसरा ये कि ये छोटे छोटे पंखों में ब्लोअर्स, फैंस और ब्लोअर्स वगैरह में यूज़ करते हैं इनको। जो सेकंड मोटर है वो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर है। सेम वही वाइंडिंग, स्प्लिट फेज वाइंडिंग। इसमें हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के सीरीज में हमने एक कैपेसिटर भी लगा दिया। तो इस कैपेसिटर लगाने से क्या फ़ायदा हुआ? पहले जो हमारा फेज एंगल था पहले जो हमारा फेज एंगल था आई मेन वाइंडिंग और एक्सिलरी वाइंडिंग के बीच में वो लेस देन 90 डिग्री था। अब कैपेसिटर लगाने से क्या होगा कि करंट का एंगल
दोनों के बीच में एग्जैक्टली 90 डिग्रीज बन जाएगा। ये आपके पास एक्सिलरी वाइंडिंग का फेज है, इसी तरह ये आपके पास मेन वाइंडिंग का फेज है। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्रीज बन जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि आपने फेज एंगल बढ़ा दिया। अब फेज एंगल बढ़ाने से आपने टॉर्क ज्यादा बढ़ा दिया। जितना ज्यादा फेज एंगल आप बढ़ाएंगे टॉर्क उतना ज्यादा इतना ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क आपका बढ़ेगा। ठीक है। अगर आप इसकी यहाँ थ्योरी में पढ़ें, कैपेसिटर ने थ्योरी में प्लेस किया था, एंगल बिटवीन आई एम एंड आई ए इज 90 डिग्रीज। इन दिस टाइप स्टार्टिंग टॉर्क is increased more than 300% of the rated value। ठीक है, हमने स्टार्टिंग टॉर्क टॉर्क को बढ़ाना है ताकि मोटर में सेल्फ स्टार्टिंग कैपेबिलिटी आ जाए। ठीक है। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है दूसरी पहले वाली मोटर से, क्योंकि इसमें हम कैपेसिटर भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन के लिए यूज होती है। ये कहाँ कहाँ यूज की जाती है? एयर कंडीशनर, वैक्यूम पंप्स और कंप्रेसर्स वगैरह में यूज करते हैं। इस जो थर्ड हमारे पास मोटर है, थर्ड मोटर हमारे पास कौन सी है? वो है परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। अब इसमें हमने क्या किया कि इसमें से हमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच को निकाल दिया, बाकी तमाम चीज़ वही है। अब इसमें क्या होगा कि कैपेसिटर हर टाइम पे कनेक्टेड रहेगा। जो पहले वाली मोटर थी उसमें कैपेसिटर, जब मोटर अपनी नॉमिनल स्पीड पे जाती थी तो कैपेसिटर और एक्सिलरी वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाती थी, तो एक ही वाइंडिंग सपोर्ट कर रही होती थी। फिर स्पीड जब दोबारा ड्रॉप करती थी तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच फिर से क्लोज होता था और कैपेसिटर और एक्सिलरी वाइंडिंग कनेक्ट हो जाते हैं और फिर से मोटर को टॉर्क मिलता है। ठीक है। तो अब इस परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि इसमें हर हर वक्त कैपेसिटर कनेक्टेड रहता है, तो हर वक्त इसमें एक्सिलरी करंट फ्लो करता रहेगा मेन करंट के साथ। तो इसको हर वक्त दो फेजेस मिलते रहेंगे। ठीक है। इस मोटर का फायदा क्या है कि इसका और पहले वाली मोटर का ग्राफ, फेजर ग्राफ एक जैसे ही है। लेकिन इसका फायदा क्या हो जाता है हमें कि इसका हमारे पास पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है और ये एक्सपेंसिव भी है। और लेकिन इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर से थोड़ा सा कम है। इस मोटर को हम कैपेसिटर रन मोटर भी कहते हैं। ये कैपेसिटर रन मोटर है और ये वाली जो दूसरी इससे पहले वाली मोटर जो थी वो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर थी। ये हमारे पास कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, ये हमारे पास कैपेसिटर रन मोटर इसको भी कहते हैं। ये ज़्यादातर यूज होती है जैसे हमारे पास सीलिंग फैंस होते हैं, इनके अंदर हमेशा कैपेसिटर, आप अगर आपने कभी देखा हो, कैपेसिटर हमें परमानेंटली कनेक्टेड रहता है। एक आप तीन टर्मिनल्स होंगे आपके पास, दो के बीच में कैपेसिटर कनेक्टेड होता है और एक तीन टर्मिनल्स होंगे, एक उसमें न्यूट्रल टर्मिनल होता है और एक कैपेसिटर कनेक्ट करने का टर्मिनल होता है और एक आपके पास फेज कनेक्ट करने का टर्मिनल होता है। तो ये कैपेसिटर रन मोटर होती है। इस तरह फिर आपने कैपेसिटर रन मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर दोनों को ज्वाइन करके आपने एक और मोटर बना लें तो उसको हम कहते हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। दोनों के इसमें कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। तो इसके अंदर एक परमानेंटली कनेक्टेड कैपेसिटर भी है और इसके अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ कनेक्टेड एक कैपेसिटर भी है। ठीक है। परमानेंटली कनेक्टेड कैपेसिटर के साथ वजह से यहाँ पर आपको एक परमानेंटली कनेक्टेड एक्सिलरी वाइंडिंग मिल जाएगी। मेन वाइंडिंग तो वैसे ही परमानेंटली कनेक्टेड है। तो अब इसमें क्या है कि जो रनिंग कैपेसिटर है जो परमानेंटली कनेक्टेड है उसकी वैल्यू का फार्मूला ये है, कैपेसिटर रनिंग इज इक्वल टू 10 to 20% ऑफ कैपेसिटर स्टार्टिंग। कैपेसिटर जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है उसकी वैल्यू ग्रेटर होती है। इसी तरह जो हमने ये वाला यहाँ पे देखा था स्टार्ट, ये भी स्टार्टिंग कैपेसिटर था, तो ये इसकी वैल्यू भी ग्रेटर होती है। इसकी वैल्यू भी इस तरह से एडजस्ट की जाती है कि आपका आई ए और आई एम के बीच में एंगल 90 डिग्रीज रहे। तो अब इस कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर की हम बात करें तो ये इसका स्टार्टिंग टॉर्क ये हाई होता है, इसमें ऑपरेशन इसका स्मूथ होता है, इसका पावर फैक्टर भी बाकी मोटर्स की निस्बतन ज़्यादा अच्छा होता है। ये इसका वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज का फेजर है। इसी तरह इसके दरम्यान ये आपका स्टार्टिंग करंट, ये आपका रनिंग करंट, ये आपका मेन वाइंडिंग का करंट और ये आपका आर्मेचर करंट ये कह लें या मोटर का टोटल इनपुट लोड करंट कह लें वो। तो अब इस केस में आपके पास पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया। अच्छा, मैं कुछ एनिमेशन अगर आपको दिखा सकूँ, ये एनिमेशन नहीं है मेरे पास।
बस चलें, आपने यूँ करना है कि आप इस लेक्चर को सुन लें, अगर आपको कुछ इश्यूज हैं तो हम इंटरेक्टिव सेशन में डिस्कस कर लेंगे। बेसिक इसमें जो चीज़ें याद रखने वाली हैं वो है अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपके पास सिंगल फेज एसी है तो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा या पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और अगर आपके पास रोटेट सी फेज एसी है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स को डिफाइन करने के लिए दो थ्योरीज हैं, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, ये आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन के चैप्टर नंबर 10 में भी मौजूद है। तो ये बस ये इसको पढ़ लें, इन थ्योरीज को ज़्यादा इनको देखने की ऐसा जरूरत नहीं है। तो अगर हम सिंगल फेज एसी की बात करें तो चूंकि इसके अंदर अल्टरनेटिंग या पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर आपने इसको रोटेट करवाना है तो इसके अंदर स्टार्टिंग टॉर्क मौजूद नहीं है। तो इसको स्टार्टिंग टॉर्क देने के लिए हम क्या करते हैं कि इनके साथ एक एक्सिलरी वाइंडिंग कनेक्ट कर देते हैं, और उस कुछ केसेस में एक्सिलरी वाइंडिंग होती है, कुछ केसेस में एक्सिलरी वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर्स भी होते हैं, कुछ केसेस में सेंट्रीफ्यूगल स्विचेस भी लगाते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या होता है कि वो जब हाई स्पीड पर जब मोटर रोटेट करती है तो वो स्विच ओपन हो जाता है, स्पीड जब मोटर लो स्पीड पर रोटेट करती है तो वो स्विच क्लोज हो जाता है वापस, ताकि एक्सिलरी वाइंडिंग दोबारा से कनेक्ट की जा सके। तो इन टोटल इसकी चार टाइप्स हैं: स्प्लिट फेज वाइंडिंग, कैपेसिटर स्टार्ट वाइंडिंग, कैपेसिटर रन वाइंड कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, या फिर जिसको हम स्प्लिट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर भी देते हैं। इसी तरह कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये फिर इन चारों मोटर्स के इक्विवेलेंट इनके जो सर्किट डायग्राम्स है वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अगर आपको अगर आप अपने तौर पर यूट्यूब पर जाकर एनिमेशन देखें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। यहाँ पर राइट करना मुश्किल हो जाता है। ये फेजर को देख लीजिएगा, ये फेजर और इनकी अपनी अपनी एप्लीकेशन जो है ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर को भी कवर करेंगे, और थ्री फेज इंडक्शन मोटर के साथ सिंक्रोनस मोटर को भी कवर करेंगे। वो हमारा आई थिंक लास्ट लेक्चर होगा। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।